हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं को, जो आपस में हम लोग बात करते रहते हैं कि सर आप लोग के आज चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या आपको लिखना है, किस तरीके से आपको आपके पेपर में रिवीजन करके तैयारी करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ से हम पढ़ के हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये 2 साल का विगत वर्ष चैनल है, जो आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़कर आप लोग हमेशा हमारे मान सम्मान को आप लोगों ने ऊंचा किया है। तो दोस्तों, आज भी हम नए तरीके से और नए नियमानुसार हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आई होप आप लोग ज़रूर हमारी वीडियो को सपोर्ट करेंगे, आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, आगे की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ नया हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से। इसमें जो प्रश्न होगा दोस्तों, हम प्रश्न को हम अच्छे से तैयारी करेंगे। प्रश्न जो होगा वो शिक्षण एवं अधिगम से संबंध होगा। अब जो आपका प्रश्न होगा को दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, आपको कैसे इसको पढ़ना होता है, किस तरीके से आपको पेपर में लिखना होता है। तो सारे शॉर्टकट्स फॉर्म जो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको पेपर में लिखना है। सारी चीज़ें यहाँ से हम आपको यहाँ से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जो शिक्षण एवं अधिगम में संबंध है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अब शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है दोस्तों। शिक्षण का मतलब होता है दोस्तों जिसे हम पढ़ते हैं। अधिगम, शिक्षण और अधिगम की जो समझने की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसके हम कहते हैं किस प्रकार हम समझ सकते हैं। यानी शिक्षण का होता है, शिक्षण का मतलब है कि जो पठन पाठन का कार्यक्रम है उसी को हम शिक्षण कहते हैं। और जो अधिगम है उसको हम किस तरीके से ग्रहण करेंगे, वो होता है अधिगम। तो वही है शिक्षण तथा अधिगम। अब शिक्षण तथा अधिगम में जो संबंध है वो किस तरीके से है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। जैसे आपके शरीर का और कपड़ा से संबंध, वो होता है शिक्षण तथा अधिगम से। जैसे हम आपको किस तरीके से सारे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे यहाँ पे। जैसे आपका हो जाता है कि पेट का भूख से संबंध, ठीक है। फिर आता है प्यास से पानी से संबंध। इस तरीके से आपका शिक्षण तथा अधिगम में संबंध बताए जाते हैं। अब वही यहाँ पे आपको हम बताएंगे शिक्षण तथा अधिगम। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पेपर में कि शिक्षण तथा अधिगम में संबंध। इस तरीके से आपका पेपर होगा। अब शिक्षण तथा अधिगम को संबंध को समझने के लिए लिखना होगा यहाँ से आपको कि शिक्षण तथा अधिगम के संबंध को समझने के लिए शिक्षण तथा अधिगम के अर्थ को समझना आवश्यक है। अधिगम के अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है, किस तरीके से, वुडवर्थ महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि अधिगम नवीन ज्ञान और नई अनुक्रियाओं, यानी अनुक्रियाओं का मतलब होता है रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको पर्यायवाची के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड महोदय जी के व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम माना है। गिलफोर्ड जी ने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम माना है। क्रो ने अधिगम को आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को ग्रहण करने का बताया है। शिक्षण का प्रमुख कार्य है अधिगम पर केंद्रित रहता है। जो शिक्षण का प्रमुख कार्य है वो अधिगम पर केंद्रित रहेगा। अधिगम का मतलब होता है, अब हम जैसे बात कर रहे हैं शिक्षण और अधिगम पे, अब जो शिक्षण है इसी को हम अधिगम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम जो केंद्र की निर्देशित कर रहे हैं हम शिक्षण की ओर, तो जो अधिगम है वो शिक्षण पर ही हम अधिगम कर रहे हैं। तो यही होता है शिक्षण तथा अधिगम, यानी कि सेंटर को हम मान लेते हैं। जब भी शिक्षण होगा तभी अधिगम भी होगा। परंतु B.O. स्मिथ जी ने इस विचार से सहमत नहीं है। उनका क्या मतलब है? उनका कहने के मतलब है कि यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षण द्वारा अधिगम उत्पन्न हो। उनके अनुसार शिक्षण तथा अधिगम दोनों सर्वथा भिन्न हैं। स्मिथ महोदय जी के अनुसार कहा गया कि शिक्षण क्रियाओं की वह प्रणाली, शिक्षण क्रियाओं का वह प्रणाली या व्यवस्था दोनों सिस्टम, यानी कि वह व्यवस्था है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है, यानी कि उद्गम यानी अधिगम करने की इच्छा की जाती है। इसके विपरीत अगर बात करें तो हम कि इसके विपरीत ग्रीन ने यह प्रतिपादित किया है कि शिक्षण के बिना अधिगम संभव
नहीं हो सकता है। लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण हमारा संभव है। क्यों संभव है? वस्तुतः व्यवहार परिवर्तन तथा आदतों के निर्माण को अधिगम माना जाता है। किसके? जो परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन हो, आदतों का निर्माण हो, उसी को हम अधिगम मानते हैं। हमने आपको अभी बताया है अधिगम किस प्रकार से माने जाते हैं। इसी अकॉर्डिंग आदतों के निर्माण और व्यवहार परिवर्तन के लिए विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का करना आवश्यक होता है। तो ये था आपका शिक्षण एवं अधिगम में संबंध, किस तरीके से शिक्षण और अधिगम में संबंध बताया गया है, किनके अनुसार इसमें मतभेद है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न था। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किशोरावस्था एक भावात्मक अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में यानी कि पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आपको लिखना होगा। अब जैसे जो किशोरावस्था का जो समय होता है उसमें जो भावात्मक अवस्था है, यानी कि भावात्मक का मतलब होता है कि अपने आप में जो गुण प्रचुर होता है, गुण प्रचुर जो होता है उसको किस तरीके से यहाँ पे प्रख्यात किया है। हर अलग अलग जो विचारकों हैं हमारे के जो विचारक हैं उनका क्या मतभेद है, वही आपको यहाँ पे बताया है। अब जैसे कोल एवं ब्रूस का विचार यहाँ पे है। कोल एवं ब्रूस महोदय जी का विचार बताया गया है, यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि किशोरावस्था में, यानी कि किशोरावस्था के अपनेपन, जो किशोरावस्था के जब आगमन करते हैं आप, यानी किशोरावस्था के आगमन के मुख्य चिन्ह इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? जब आप वहाँ पे किशोरावस्था में आप लोग जब प्रवेश करते हैं तो जो इसका लक्षण है वो क्या है? फर्स्ट नंबर है दोस्तों कि किशोर में प्रेम, दया, क्रोध और सहानुभूति, यानी कि क्या है किशोर में जो होता है, फर्स्ट प्रेम हो गया, दया और क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं दया, क्रोध, सहानुभूति और प्रेम, ये क्या होता है? ये अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं और इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। और इन पर ये नियंत्रण नहीं रख पाता है। वह अन्यायी के प्रति क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया का भावना व्यक्त करता है। सेकंड क्या है दोस्तों? सेकंड है कि सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता एवं निर्बल और अवस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। थर्ड नंबर है दोस्तों कि किशोर की अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता एवं अपनी कमियों को सदैव चिंता रहती है। फोर्थ नंबर है दोस्तों कि किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़, उसे संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूल करने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे अब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आप इस यहाँ पे हो तो आप लोग अब ना तो प्रौढ़ अवस्था में है और ना ही आप लोग बालक में है, यानी कि आपका इसी को हम कहते हैं आप किशोरावस्था, इसी को हम कहेंगे किशोर। आप लोग किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। पैसे की भी ज़रूरत है, आपको घर की स्थिति की भी ज़रूरत है, उसके बाद में आप लोग को शिक्षा की भी ज़रूरत है। तो इसी को हम अनुकूल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम कठिनाइयों को हम सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ें। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारी चीज़ें, आपको एक एक पॉइंट्स आपको अंदर क्लियर करके चलना पड़ता है। यही चीज़ें हमारे लाइफ का पॉइंट है और अच्छे से हम तैयारी भी करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम चलकर आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो आई होप ये तो चलो अपनी एक लाइफ की सिचुएशन है, बट यहाँ पे हम पढ़ते हैं पॉइंट की ओर जो हमें किताब यानी कि पेपरों में ज़रूरत है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। लाइफ और जो सिचुएशन है ये तो आती रहती हैं और आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें कंफर्टेबल आपको रहना होगा कि कंफर्टेबल रहकर ही आप लोग इस सिचुएशन से लड़कर आप लोग अच्छी लाइफ को अचीव कर सकते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, क्या है कि यदि अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो घोर निराशा का शिकार बन जाता है। ऐसी दशा में या तो घर छोड़कर भाग जाता है या
आत्महत्या करने की बात होता है। बट ये सारी चीज़ें पॉइंट गलत है। आप अगर असफल हो भी गए हैं तो सेकंड बार ज़रूर प्रयास करें दोस्तों उसे सफल बनाने के लिए, और जो सफल हो जाता है वो सफल हो जाता है, नहीं तो सफल अपने आप को किसी न किसी विभाग में ज़रूर सफल बनाए दोस्तों। तो ये है आपका 4th पॉइंट। उसके बाद आता है 5 पॉइंट क्या कह रहा है कि बी एन झा महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था में भावनात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि वह एक परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार की व्यवहार करता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है और वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे खिन्न कर देती हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। तो आई होप आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। ये हम आपको 2 क्वेश्चंस आपके लिए हर पेपर में 2-2 क्वेश्चंस करके हर वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे, जो आपके पेपर में भी लाभकारी होगा और आपके जो दैनिक स्टडी है उसमें भी आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से कार्य करेगा। तो आई होप आप लोग को जो हमें पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपको डिस्बर्स बनाऊँगा, यानी कि उसको हम थोड़ा कम्फर्ट बनाने का प्रयास करूँगा और अच्छे से आप लोगों को मैं टॉप लेवल पे लेके जाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग की सहायता की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग हमें ज़रूर एक बार मोटिवेट करें, और मैं आप लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रह के खुश रहना चाहता हूँ, और आपके जो शिक्षण का पठन पाठन का कार्यक्रम है वो आपको सबसे टॉप लेवल ले जाने की मेरी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा और हमारे बीच में रहेगा, आप लोग ज़रूर खुशी महसूस करेंगे। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे फिर से दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर अगली वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ नए प्रश्नों के साथ ज़रूर लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो ज़रूर मिलता रहे, जिससे कि जो पॉइंट वाले जो प्रश्न हैं जो आपके पेपर से संबंधित क्वेश्चंस हों वो आपको हमेशा मिलते रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।